हम लोग चलते हैं पुनर्जागरण काल के बारे में, ठीक ना। ये क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से होता है? इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। ये दांते कौन था? दांते इटली के ही महान कवि थे। जहाँ इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण का प्रारंभ होता है, वही इटली का कवि थे दांते। दांते को हम लोग पुनर्जागरण का अग्रदूत मानते हैं। क्या बोलते हैं? ये अग्रदूत है। 1260 से 1321 तक दांते का जन्म हुआ था फ्लोरेंस नगर में। कहाँ था? फ्लोरेंस नगर में दांते का जन्म होता है। दांते ने क्या किया ना, अपना लैटिन भाषा में छोड़ करके उस इटली के जो इटली के थे ना महान कवि, इसलिए इटली के बोलचाल भाषा में टास्कन नाम के कॉमेडी लिखे थे, और भी डिवाइन कॉमेडी है ना, इटली के टोल बोलचाल भाषा में लिखे थे। दांते के पूछेगा, दांते ने क्या किया था इस डिवाइन कॉमेडी में? स्वर्ग और नरक के काल्पनिक कहानी बताया था दांते, स्वर्ग और नरक के। दांते के बाद आता है पेट्रोक। पेट्रोक माना जाता है पुनर्जागरण का प्रसाद देने वाला दूसरा व्यक्ति था। दांते के बाद आता है 1304 से 1367 तक शासन रहा। पेट्रोक को ही हम लोग मानववाद का संस्थापक बोलते हैं। मानववाद का संस्थापक बोलते हैं। यह इटली का ही अभिनिवासी था दांते की तरह। इटालियन गद्य का जनक बोकेसियो इटालियन गद्य का जनक हो जाता है। यही बोकेसियो के पुस्तक है डेकामेरन, है ना। डेकामेरन ने पुस्तक लिखा था बोकेसियो ने, जो इटालियन गद्य का जनक था। आधुनिक विश्व का प्रथम कहेगा, चाहे आधुनिक है, राजनीतिक है, चिंतक, या तो फिर इसको हम लोग कह सकते हैं राजनीतिक दर्शन का भी जनक कहते हैं। राजनीतिक या दर्शन दोनों के ही फ्लोरेंस का रहने वाला थे। मैकियावेली को माना जाता है। 1469 से 67 तक रहा था। मैकियावेली की पुस्तक है द प्रिंस मैकियावेली ने लिखा था, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत बताता है। पुनर्जागरण का तो मैकियावेली देख लिया, दर्शन का जनक कहेगा तो पुनर्जागरण काल का भावना का प्रसार देने वाला इटली के 3 कलाकारों को जाता है। कौन कौन थे भाई? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्डो दा विंची यह बहुमुखी सब कुछ था, चित्रकार भी था, मूर्तिकार भी था, इंजीनियर भी था, और कवि और गायक सब था। यही लियोनार्डो दा विंची ने लिखा था वो क्या सब बुक लिखा था जी? द लास्ट सपर मोनालिसा नामक बुक लिखा था लियोनार्डो दा विंची लिखा था द लास्ट सपर द मोनालिसा। फिर माइकल एंजेलो आता है। माइकल एंजेलो भी एक मूर्तिकार और चित्रकार हो जाता है। जब हो जाता है मूर्तिकार और चित्रकार तो, और द लास्ट जजमेंट जस एंजेलो और द फॉल ऑफ मैन, ये सब माइकल एंजेलो की कृति लिखा हुआ है। माइकल एंजेलो द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन, ये सब माइकल एंजेलो है, जो मूर्तिकार और चित्रकार था। यही माइकल एंजेलो ने सिस्तान के गिरजाघर में जाकर के छत में चित्र बनाया था, ठीक है। राफेल भी कम नहीं था, यह भी इटली का ही चित्रकार था, है ना। इसने जीसस क्राइस्ट की माता जो है मेडोना में बुक लिखा था, जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना। पुनर्जागरण काल का चित्रकला का जनक कहेगा तो चित्रकला लग जाएगा तो हमेशा जियाटो को माना जाता है। जियाटो। यही कहेगा निबंधकार कहेगा पुनर्जागरण काल के तो इंग्लैंड का था। चित्रकला कहेगा तो जियाटो, निबंधकार कहेगा तो इंग्लैंड के फ्रांसिस बेकन था। जो बोकेसियो है, जो डेकामेरन की कृति लिखा था, इटालियन गद्य का जनक है, बोकेसियो लिखा था बुक। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहेगा तो इंग्लैंड का था, वही फ्रांसिस बेकन था। इंग्लैंड के इरास्मस रहने वाला था। इंग्लैंड के इरास्मस ने एक पुस्तक लिखा था द प्रेज ऑफ फॉली लिखा था बुक, जो व्यंग्यात्मक रूप से पादरियों का अनैतिक जीवन के बारे में, ईसाई के बारे में, धर्म के बारे में प्रहार किया था। इंग्लैंड का रहने वाला इरास्मस और टॉमस मूर था। इरास्मस ने लिखा था द प्रेज ऑफ फॉली, टॉमस मूर ने लिखा था इटोपिया लिखा था, जो आदर्श समाज के बारे में बताता है। जर्मनी मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर तो प्रोटेस्ट के धर्म सुधारक थे। जो जर्मनी भाषा में बाइबल का अनुवाद भी लिखा था। ये बाइबल को लिखले थे कौन? तो गुटेनबर्ग में छपा था। रोमियो एंड जूलियट क्या है? तो रोमियो एंड जूलियट एक शेक्सपियर है, जो इंग्लैंड की अमर कृति है। इंग्लैंड के रोजर बेकन था। इंग्लैंड का था बेकन। यह भी आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौरमंडल केंद्र है। सबसे पहले कौन बात बोला था? तो पोलैंड के निवासी था, वो भी कोपरनिकस ने बोला था कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। गैलीलियो भी एक समर्थन किया था कोपरनिकस को।
फिर जर्मनी के आता है आपको केपलर या केपलर 1571 से 1630 तक। केपलर ने बोल देता है कि सूर्य जो है सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमता है, इसलिए केपलर ग्रह का नियम बोल देता है। न्यूटन के नियम के बारे में बोला था कौन 1642 से 1726 तक। न्यूटन के नियम के बारे में गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन ने जो बताया था गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में होता है इंग्लैंड से, है ना। प्रोटेस्ट कहेगा तो मार्टिन लूथर था। 16वीं सदी से इंग्लैंड में धर्म सुधार का आंदोलन शुरू होता था। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? मार्टिन लूथर। प्रोटेस्टेंट के थे मार्टिन लूथर, जो जर्मनी के रहने वाले थे। बाइबल का अनुवाद जर्मनी भाषा में करा दिया था मार्टिन लूथर ने, जो इंग्लैंड में बोलता धर्म सुधारक। जॉन विक्लिफ को क्या मानते हैं? या फिर इनको धर्म सुधारक आंदोलन का प्रवर्तक मानते हैं। जब प्राचीन इनका अनुवाद जितना होता है प्रातःकाल इनका तारा कहा जाता है। आंदोलन धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक आंदोलन प्रातःकालीन तारा था, जिसका लोलार्ड्स है, अनुयायी को लोलार्ड्स कहते थे। अमेरिका खोज कर लिया था, खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था 1492 में। अमेरिको वेस्पुसी का नाम अमेरिका पड़ा था, इटली का रहने वाला था अमेरिको वेस्पुसी। आसान महासागर के नाम स्पेन के निवासी मैगलन पे किया था, जब यूरोपीय का चक्कर लगाया था 1519 में। क्रैश नंबर 2। अमेरिका में जितना भी जगह था सभी जगह ब्रिटिश इंग्लैंड ने हड़प करके उपनिवेशों बना कर रखा था। जो इंग्लैंड के था उस समय शासक जेम्स प्रथम के संस्कार में इंग्लैंड ने कहा कि अमेरिका को हड़प कर रख लेता था। अमेरिका के मूल निवासी जितना होता सब रेड इंडियन का करते थे। और अमेरिका पूर्ण स्वतंत्र होता, पूर्ण कहेगा 4 जुलाई 1776 को पेरिस के संधि के तहत होल था। अब पेरिस के संधि के तहत 1783 में होल था। पूर्ण स्वतंत्र मिल था 1776 को। वो भी घोषणा अमेरिका की घोषणा होल था नैसर्गिक अधिकार के तहत होता है, नैसर्गिक अधिकार। अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध पेरिस के संधि सितंबर में है। पेरिस के संधि 1783 के तहत समाप्त होता है। स्वतंत्र होता क्षेत्र में 4 जुलाई को समाप्त होता है पेरिस के संधि के तहत 1783 में। और इंग्लैंड ने क्या कर लेता है 13 उपनिवेश हड़प कर रखा था अमेरिका को, सभी को स्वतंत्र कर देता है। जो जेम्स प्रथम के शासनकाल में ऐसा घटना घटल था। यही स्वतंत्रता संग्राम जो हल था उसमें नायक थे कौन, है ना, नायक थे वाशिंगटन, जो बाद में राष्ट्रपति बनते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक था जॉर्ज वाशिंगटन, बाद में राष्ट्रपति बनता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण पूछा तो क्या हुआ, तो तत्कालीन कारण होता बोस्टन की चाय पार्टी घटना, जो 16 दिसंबर 1773 को घटा था, है ना। इसमें नायक थे कौन, सैमुअल एडम्स नायक थे। नारा था इनका स्वतंत्रता संग्राम का नारा था, अमेरिका वासियों का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिका को प्रजातंत्र की स्थापना, सबसे पहले प्रजातंत्र की स्थापना अमेरिका में हुआ, इसलिए आधुनिक को अमेरिका को बोला जाता है आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है अमेरिका को। अमेरिका को और एक और बात है कि हम लोग लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका में बना था 1789 को, और 81 में, है ना। अमेरिका को पहला देश माना जाता है जो मनुष्यों की समता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा करता है, और साथ में मौलिक अधिकार के साथ प्रजातंत्र का स्थापना भी खोलता है अमेरिका में, है ना। लिखित संविधान सबसे अमेरिका खोलता है 1789 में। तो 2 बरस बाद होता है उपनिवेशिक सैनिक जितना था आत्मसमर्पण कर देते हैं। आपको ब्रिटेन के सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था, आत्मसमर्पण कर देते हैं अमेरिका के सामने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हड़प कर रखा था जेम्स प्रथम, और आत्मसमर्पण करते कॉर्नवालिस उपनिवेशों के सामने अमेरिका वाला के कह रहा है। अमेरिका में दासों का आयात 1808 में अवैध घोषित होता है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं अब्राहम लिंकन बनते हैं 60 में, 860 में अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति। तो बनते ही 1860 के बाद 61 में गृह युद्ध करा देता है अमेरिका में अब्राहम लिंकन। दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच चलता गृह युद्ध। दक्षिण राज्य दास्ता का समर्थन करते थे, उत्तरी राज्य इसको विरोधी थे। फिर आता है अमेरिका में गृह युद्ध जो था 1861 में। उस समय कैरोलिना राज्य से, दक्षिण कैरोलिना राज्य से होता शुरुआत। इसमें दास प्रथा का अंत होता है इस युद्ध में। अवैध घोषित होता है 1860 में, और अंत होता है गृह युद्ध के दौरान 1861 में। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने क्या करता है, अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को उन्मूलन कर देता है। तो दास प्रथा को उन्मूलन करता है अब्राहम लिंकन प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए नारा दिया था अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन की हत्या हो जाता है जॉन विल्किस बूथ नामक व्यक्ति ने कर देता है 1865 में। 63 के बाद होता है दास प्रथा का उन्मूलन करता है, और 2 वर्ष बाद हत्या हो जाता है, और जॉन विल्किस बूथ नामक व्यक्ति ने कर देता है 1865 में।
फिर अमेरिका में गृह युद्ध जो 1860 में शुरू हुआ था, 65 में मराते हैं और समाप्ति 26 मई 1865 को गृह युद्ध समाप्त होता है। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था, जो रूस जापान के बीच युद्ध को शांति किया था, और न्यू डील का स्थापना किया था 1932 में आर्थिक मंदी के तहत। है हड़प्पा को सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, जो सबसे सिंधु या दयाराम साहनी माधव स्वरूप ने खोजला था 1921 में। हड़प्पा जो है आपको पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में पड़ता है हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी ने खोज कर था, है ना। हड़प्पा का सिंधु सभ्यता का और माधव स्वरूप भी आता है, याद कर लेना। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो चंद्रदड़ो दड़ो यानी सिंधु सभ्यता पर है, सिंधु नदी पर है। मोहनजोदड़ो का खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था, 1922 में किया था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में पड़ता है। पूछेगा मोहनजोदड़ो कहाँ है? अभी पाकिस्तान में जहाँ शव को जलाया जाता था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत, कौन सा प्रांत? सिंध नदी है, तो सिंध नदी के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में पड़ता है मोहनजोदड़ो। अब यही पूछेगा चंद्रदुर्ग पर सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है ना। चंद्रदुर्ग खोज सिंध नदी पर गोपाल मजमूदार था। कौन था? मजमूदार। ये भी 1931 में, है ना। मोहनजोदड़ो के बाद 31 में खोजा गया था, 31 में चंद्रदुर्ग का। कलीबंगन से हम लोग देख रहे हैं, जो बंदरगाह भी है ना। कलीबंगन से जो साधन मिलता है, जलाया और दफनाया जाता था, है ना। घाघर नदी पर है, ये है बीबी लाल एवं बीके थापर, है ना। बीबी लाल काली होता है तो लाल हो जाता है, और बीके थापर से मारेगा तो काला होगा करता है, और लाल है। 1953 में खोज कर लेता। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में है। एक लोथल आपको देखा, कलीबंगन है। कलीबंगन राजस्थान में मिलता है, हनुमानगढ़ जिला में। कोट दीजी आता है। कोट दीजी देखो सिंधु सभ्यता, यह सिंधु नदी पर है। कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, चंद्रदुर्ग और कोट दीजी, ये सब सिंधु नदी पर है। कोट दीजी फजल अहमद ने किया था, है ना। फजल अहमद का दिन था कि कोट दीजी का खोज किया, और 1953 में खोज किया था। कोट दीजी फजल अहमद 1953 में सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पर, यह भी खैरपुर में है। कोट दीजी सिंध लग गया तो सिंध नदी पर है, तो फिर पाकिस्तान में होगा। कोट दीजी को देखें, सिंध नदी फजल अहमद 1953 में सिंध प्रांत के खैरपुर में। रंगपुर हो गया, रंगपुर मादर नदी पर है ना। माधर रंगपुर और रंगनाथ राव, रस रंगपुर रंगनाथ राव 1953 में। ये भी गुजरात का कठियावाड़ा जिला में पड़ता है। रंगपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात का कठियावाड़ा जिला में पड़ता है। 1953 में रंगपुरा रंगे नाथ राव मादर नदी पर है रंगपुर। रोपड़ हो गया, रोपड़ कैसे? सतलज नदी पर पानी जाता रहता है, रोपड़ रहा। जगदत्त शर्मा ने किया था, यज्ञ करते करते रो गए शर्मा। 1953 में पंजाब का रोपड़ जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब का रोपड़ जिला में पड़ता है। रोपड़ तो रोपड़ में अलग फर्क है, पंजाब में पड़ता है रोपड़। मादर नदी रंगनाथ राव 1953 में। रोपड़ पंजाब में पड़ता है, रोपड़ पंजाब में पड़ता है। लोथल में अग्निकुंड मिला है, और यहाँ लोथल से भी कलीबंगन से, है ना। कलीबंगन दोनों जगह अग्निकुंड मिला है, और बंदरगाह भी है लोथल। और यहाँ जलाया और दफनाया दोनों जाता था कलीबंगन लोथल में। भोका नदी पर से लोथल रंगनाथ राव ने खोज किया था, है ना। लोथल रंगनाथ राव ने 1955-62 में किया था। गुजरात का अहमदाबाद जिला है, वहीं पर आपको लोथल मिलता है। लोथल अहमदाबाद के जिला में मिलता है लोथल। भोगा नदी रंगनाथ राव 1955-62 में। रंगनाथ राव आलमगीरपुर हिंडा नदी पर है। जगदत्त शर्मा ने किया था आलमगीरपुर को, जगदत्त शर्मा ने हिंडा नदी पर 1958 में। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है, मेरठ जिला में पड़ता है। जगदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर खोज किया। सुत का गेंडोर जो है दास नदी पर है। ऑरेंज स्टाइल में दास नदी पर है। सुत का गेंडोर जो था दास नदी ऑरेंज स्टाइल में था, और जॉर्ज डेसन था। 2762 में पाकिस्तान का मकराना जिला में पड़ता है, मकराना में पड़ता है। सुत का गेंडोर दास नदी ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल्स 2762 में। बनवाली तो जाने रहे, रंगोली नदी पर बनवाली बनाएगा तो रंगोली हुआ करेगा। रविंद्र से बिस्ट, है ना। बनवाली रात से रंगोली रात से रविंद्र से बिस्ट बनवाली हो गया। 74 में 64 में हरियाणा के हिसार जिला पड़ता है। हरियाणा के हिसार जिला में धौलावीरा रविंद्र से बिस्ट 1990 से 91 गुजरात का जिला पड़ता है आपको धौलावीरा। रविंद्र से बिस्ट बनवाली को भी धौलावीरा दोनों को खोज किए थे, गुजरात का कच्छ जिला पड़ता है। पूर्व के प्राचीन सम्राट, पूर्व के प्राचीन, है ना, सम्राट। पश्चिमी के प्रतिची सौराष्ट्र, पश्चिमी प्रतिची सौराष्ट्र। और पूर्व में प्राचीन रहता है तो सम्राट होकर करता है, और सौराष्ट्र होता है पश्चिमी में। उत्तर के उदयची विराट, मध्य के राजा, दक्षिण के भोज। क्रैश कोर्स चल रहा है हम लोग का। फ्रांस की क्रांति
देखते हैं राजक्रांति। तो फ्रांस की राजक्रांति में 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति होता है, अभी राजक्रांति। लुई 16वां का शासनकाल में था। लुई 16वां 1774 में गद्दी पर बैठल था। तो बुर्बो राजवंश से संबंधित था यह, जब गद्दी पर बैठा था तो, है ना। वो उस समय रूस में, फ्रांस में सामंती व्यवस्था चल रहा था। फ्रांस में सामंती व्यवस्था, जब फ्रांस में सामंती व्यवस्था चल रहा था, उसी समय बुर्बो वंशों ने कहा कि 14 जुलाई 1789 के दिन है। सभी क्रांतिकारी क्या करता, 14 जुलाई को बसिल का जो किला था, कारागिरी को किला कहते हैं, फाटक को तोड़ देते हैं और तोड़ करके बंदियों को मुक्त कर दिया जाता है। और 14 जुलाई को जब मुक्त हो जाता है तो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा होता है, क्योंकि इस दिन आज़ाद हुआ था। फ्रांस की राजक्रांति के दिन है, नारा था समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया था। फ्रांस की राजक्रांति के दिन है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा। लुई 16वां बोलता था कि मैं ही राज हूँ और मेरा जो शब्द है, जब मैं बोलता वही कानून है, इसलिए इनको फांसी पर गल था। ऐसा बात बोलने से 1793 ईस्वी में 21 जनवरी को। और लुई 14वां का किया कि लुई 16वां का फांसी पड़ने के बाद वर्साई का जो शीश महल निर्माण करता है, और यही वर्साई का शीश महल का निर्माण करता है तो लुई 14वां बनाता है। उसी को निर्माण करके राजधानी भी बनाता है, 14वां राजधानी भी बनाता है इसी को, सिर्फ वर्साई का शीश महल को। फिर क्या होता है, 74 में जब फांसी पड़ जाता है गद्दी पर, 20 वर्ष की उम्र में बैठल था, बोरो वंश से संबंधित था। इनके तुरंत बाद मेरी एतनानेट पत्नी को भी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, इसको भी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी को फांसी दे दिया था। राष्ट्र की समाधि जो होता था फ्रांस में, जब भी राष्ट्र की समाधि बनता था, ये वर्साई का भड़कीला राज दरबार कहलाता था। कौन? राष्ट्र की समाधि। लुई 16वां का देशद्रोह के कारण फांसी दे दिया जाता है। और देखिए गद्दी पर बैठल था 1774 में, ठीक ना। 93 में फांसी पड़ता है 21 जनवरी को। टैले एक प्रकार क्या है, भूमिकर था जो फ्रांस में लगाया जाता था। फ्रांस के लगता है कि संसद में रिच स्टॉक कुछ ऐसे नहीं। देख लीजिए फ्रांस में की क्रांति में किनका योगदान रहा, तो वोल्टेयर को, मोंटेस्क्यू को, रूसो को। वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, रूसो, जिसे वाह से वामारू कह सकते हैं। फ्रांस वामारू, वाह से वोल्टेयर, माँ से मोंटेस्क्यू, रूस से रूस, वाह से वोल्टेयर। वोल्टेयर जो था ना, चर्च का विरोधी था वोल्टेयर। और जबकि वोल्टेयर बोलता था 100 चूहों की अपेक्षा एक सी की तरह जिंदा रहो, है ना। और मोंटेस्क्यू को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मोंटेस्क्यू को बोला जाता है आपको कानून की आत्मा, कानून की आत्मा कहा जाता है। और रूस के बारे में तो जाने रहे कि प्रजातांत्रिक शासन पद्धति में विश्वास करता था और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक था और लेटेस्ट ऑन इंग्लिश का भी लेखक था। देखिए ना यहाँ पे वोल्टेयर चर्च का विरोधी था और वोल्टेयर बोलता था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ऐसा उक्ति वोल्टेयर ही बोला था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन था? रूसो। और लेटेस्ट ऑन इंग्लिश का लेखक था वोल्टेयर। वोल्टेयर थे लेटेस्ट ऑन इंग्लिश, नहीं रूसो नहीं था। वोल्टेयर वही वोल्टेयर जो चर्च का विरोधी भी था और 100 चूहों के अपेक्षा एक सिंह की तरह जिंदा रहो, ऐसा बात बोला था लेटेस्ट ऑन इंग्लिश वोल्टेयर। कानून का आत्मा कहेगा तो आपको मोंटेस्क्यू ने लिखा था। सोशल तो रूसो ही था। स्टेट जनरल का था अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 को होता। स्टेट जनरल की शुरुआत। माप तौल प्रणाली फ्रांस के दिन है। माप तौल के दशमलव जो प्रणाली था फ्रांस के दिन है, जो नेपोलियन ने ही लागू किया था। और नेपोलियन ने ही दशमलव प्रणाली को लागू किया था। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक पूछेगा तो हार्डर था। हार्डर जो नेपोलियन सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हो जाता है हार्डर। नेपोलियन का जन्म होता है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन में इंडिया में 1769 को कोर्सिका द्वीप में जन्म लेते हैं। कोर्सिका द्वीप की राजधानी था उस समय आजासियो में जन्म लेता है 15 अगस्त को। पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। इनका नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन ने ब्रिटिश के सैनिक अकादमी में जाकर के यहीं, है ना, शिक्षा प्राप्त किए थे। शिक्षा ब्रिटिश के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त किए और जाकर के वहाँ शिक्षा प्राप्त किए। और इटली 1796 में उल्टा पड़े तो 69 के 96 कर दो। 96 में नेपोलियन ने इटली में जो शासन हक जमा कर रखा था ऑस्ट्रिया को समाप्त करता है, पर उनको समाप्त कर देता है, यानी हरा देता है और इटली को आज़ाद करता है 1796। इटली उस समय जर्मनी भी 380 में बटा हुआ था। तो जर्मनी को भी हटाता है और ऑस्ट्रिया को भी हटा देता है। जर्मनी को भी हटाता है तो जर्मनी उस समय 300 राज्यों में बटा था, 39 राज्यों का संघ बना के खत्म करता है, ऑस्ट्रिया को हराता है 1796 में। इटली को प्रभुत्व को जो हक जमा था ऑस्ट्रिया को हरा देता है। फ्रांस में जो डायरेक्टिव शासन चलता था, इसका अंत होता है 96-99 में। और 93 में खत्म हो डायरेक्टिव का, तो उसी समय प्रथम कौंसिल बन जाता है आपको कौन? नेपोलियन प्रथम कौंसिल बनता है और 3 वर्ष बाद 99 के बाद 1798 में जीवन भर के लिए कौंसिल बन जाता है। लेकिन 2 वर्ष और जोड़िए तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट भी बन जाता है फ्रांस का। इटली में ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व को समाप्त करता है 1796 में
और राजा बनता है फ्रांस का। सोच लीजिए, है ना। आधुनिक यही नेपोलियन जब फ्रांस का राजा बनता है तो इसलिए फ्रांस को बोला जाता है, नेपोलियन को बोला जाता है आधुनिक फ्रांस का निर्माता, नेपोलियन को ही बोल दिया जाता है। नेपोलियन को जब नेपोलियन ने इंग्लैंड को बोला था, क्या बोला था, बनियों का देश बोला था। बनियों का देश बोला, यही बनियों का देश बोलने के कारण इनका इंग्लैंड से लड़ाई होता है, इंग्लैंड से लड़ाई होता है। लड़ाई होता है तो इसमें क्या होता है, देखिए नेपोलियन की पत्नी का नाम था जोजेफाइन। जोजेफाइन को तलाक देता है कौन, है ना, नेपोलियन। कहता तू हट। और ऑस्ट्रिया को, जिसको ऑस्ट्रिया जो इटली पर जमा लेता है 1796 में, 1796 में ऑस्ट्रिया को हराता है और इटली का आज़ाद करता है। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमारी थी उस समय मोरिया लूसा। कहता है तू हार गया तो तुम मुझसे शादी कर लो। मोरिया लूसा से शादी करता है, जोजेफाइन को फाइन कर देता है, उधर हटा देता है, मोरिया लूसा से शादी कर लेता है। फिर आता है ट्राफलगर का युद्ध होता है, जो इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था, इसलिए ट्राफलगर का युद्ध होता है 21 अक्टूबर 1805 को। 1805 में 4 में सम्राट बनता है, 5 में युद्ध करता है इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड नेपोलियन के बीच होता है, उसे कहता है ट्राफलगर का युद्ध। फिर कहता है बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कर देता है 1800 ईस्वी में, और इसलिए बैंक ऑफ फ्रांस का स्थापना करने के कारण नेपोलियन को कानूनों का संग्रह कहते हैं, है ना, कानूनों का संग्रह कहते हैं, जिसमें नेपोलियन का कोड कहता है। कोड क्या हुआ था, लगभग 4-5 होते थे, कोड कहता है। नेपोलियन को यूरोप मित्र राष्ट्रों नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी के जहाज था बेड़े के नायक था, कौन नायक था, नेल्सन बुरी तरह हरा देता है नेपोलियन को। हरा देता है तो फिर क्या करता है, यूरोप के राष्ट्र भी मिल जाता है, फ्रांस, रूस, इटली मिल करके 1813 ईस्वी में नेपोलियन को हरा देता है। हटा रहता है 13 में हराता है, लिप्जिक नामक स्थान पर हराता है। 1815 में हटाता है जी। 13 ईस्वी में मित्र राष्ट्र ने मिलकर हराता है, कहाँ, लिप्जिक नामक स्थान पर। शुरू हरा करके उसे बंदी बना करके एल्बा का टापू था, यहीं भेज देता है। एल्बा का टापू पर भेज देता है, जहाँ एल्बा से यह भाग जाता है, पुनः फ्रांस का सम्राट बन जाता है दोबारा। 13 में हारता है तो फिर मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 13 को 2 वर्ष बाद 1815 में वाटरलू के युद्ध में हराता है। मित्र राष्ट्र ने हरा करके बंदी बना करके वाटरलू को युद्ध में हरा करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेजता है। पहला तो भेज लेता एल्बा के टापू नामक स्थान पर, दूसरा तो सेंट हेलेना द्वीप पर भेजता है। जहीं भेजता है तो 1821 में 1615 में होता है, और 6 वर्ष बाद 21 में इसकी मृत्यु होता है सेंट हेलेना में हिलते इसलिए नेपोलियन को लिटिल कारपोल के नाम से जानते हैं, जो कानून को संग्रह का स्थापना किया, बड़ी चीज़ की खत्म किया। वियना कांग्रेस समझौता के तहत, है ना, वियना कांग्रेस के समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त करता है। पूछेगा फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त करता है कैसे, तो यूरोप में पड़ता है फ्रांस ना। तो वियना कांग्रेस के समझौता के तहत यूरोप के जो राष्ट्र था फ्रांस, उसको 1815 में प्रभुत्व को खत्म करता है फ्रांस को। चलते हैं इटली का एकीकरण 19वीं सदी के पूर्वार्ध। इटली के कारण 19वीं सदी के पहले का बात है। इटली 13 राज्य में बटा हुआ था, इसलिए इटली का एकीकरण का जनक कहा जाता है जोसेमिनी को। जोसेमिनी ने का जन्म हुआ था जेनोवा में। जोसेमिनी का जन्म जेनोवा में, जब जन्म होता जेनोवा में तो कार्बोनरी की स्थापना कर लेता इटली 1820-10 में, नहीं 1820-10 में। एकीकरण, इटली का एकीकरण जब हो रहा था, या इटली के भी जर्मनी के भी दोनों का, तो ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक बना था, ये नहीं होने दे रहा था। इसलिए क्या किया, ये विलियम प्रथम जानता था कि इटली का एकीकरण ऑस्ट्रिया नहीं होने देगा, इसलिए बिस्मार्क ने क्या किया, नहीं लौ और रक्त की नीति अपनाया था, और फ्रांस से सहायता लेकर के जोसेमिनी ने ऑस्ट्रिया को हरा देता है। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया, पिडमाउंट,
राज्य ने अगुवाई किया था, याद कर लेगा। इटली का एक कारण हो रहा था, ऐसे तो बात ये था, सार्डिनिया पीडमॉन्ट राज्य अगुवाई किया था कि हम करोगे आगे। इसलिए इटली की जो समस्या होता था, काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनाता है। इटली के कारण के तलवार कहेगा तो गैरिबल्डी को तलवार के नाम से जानते, इटली के कारण के तलवार। और जनक कहेगा जोसेफ मेजनी था। लाल कुर्ती का निर्माण भी किया था गैरिबल्डी। इटली के कारण में ऐसे जनक था मेजनी। काउंट काबूर तो इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बनाता है। इस काउंट काबूर इटली के कारण 1871 में भी करता है। और गैरिबल्डी तो ये था जिसे हम लोग कहते हैं इटली के कारण का तलवार और लाल कुर्ती का स्थापना किए थे। गैरिबल्डी मेजनी के समर्थक था, जो बाद में काबूर के समस्या में आ जाता है गैरिबल्डी और संवैधानिक राजतंत्र अपना लेता है गैरिबल्डी। इटली यंग इटली या युवा इटली कहेगा 1831 में, और एक यंग इटली है, एक यूरोप इटली कहेगा तो 1883-82 में इसने था, वो भी जोसेफ मेजनी ने किया था। गैरिबल्डी लाल कुर्ती भी देखे हम लोग। कार्बोनिक सोसाइटी का संस्थापक था गिवर्टी जो कार्बोनिक सोसाइटी है या को गुप्त दल है। विक्टर इमैनुअल ने सार्डिनिया का शासक बनाया था। पूछा सार्डिनिया का शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल थे। इटली के कारण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्य के मेल से होता है। अगर इटली के कारण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया के राज्य से मेल हुआ, इन मेल से न होता तो इटली का कारण नहीं हो पाता। और सार्डिनिया के पीडमॉन्ट राज्य ने अगुवाई किया था। अगुवाई आगे काम किया तो सार्डिनिया पीडमॉन्ट के राज्य है ना अगुवाई किया था इटली के कारण में। और मेल कहेगा तो लोम्बार्डी और सार्डिनिया का मेल से हुआ था इटली के कारण की शुरुआत। फिर आता है इटली राष्ट्र का जन्म होता है 2 अप्रैल, मुख्य दिवस के एक दिन बाद 2 अप्रैल 1860 को। जंग हो जाता है तो यह क्या बात होता है जरा देखते हैं। फिर 1871 में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी बना जाता है। और गैरिबल्डी ने क्या करता है, रोम पर आक्रमण कर लेता है 1862 में। 62 में आक्रमण करके और 1871 में 9 दिन बाद संयुक्त इटली की राजधानी बनाता है, रोम को बनाता है, इटली की राजधानी बनाता है। राष्ट्र जन्म लेता है 1860 में और राजधानी बनाता है 71 में रोम को इटली। यदि समाज में क्रांति लाना हो तो नेतृत्व युवकों को दे दे, जोसेफ मेजनी का कथन है। जोसेफ मेजनी 1871 में काउंट काबूर ने इटली का एकीकरण कर चुका था, जो इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना देता। इटली के एकता का जन्मदाता नेपोलियन को जाता है, क्योंकि नेपोलियन ने ही ऑस्ट्रिया को हराया था, इटली को एकता किया था। अब चलते हैं हम लोग जर्मनी के कारण। जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में जुटा हुआ था, तो नेपोलियन ने 300 को जर्मनी का 39 राज्य संघ की स्थापना करके जर्मनी का एक किया था। जर्मनी का एकीकरण किया था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था और 39 राज्यों का संघ बनाकर नेपोलियन ने किया था। ऐसे जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क को कहा जाता है। बिस्मार्क चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, लेकिन प्रासा का शासक विलियम प्रथम प्रासा का समझ में चाहता था। उसमें प्रासा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम प्रधानमंत्री था उस समय। विलियम प्रथम राजा था जर्मनी का और प्रधानमंत्री था बिस्मार्क। लॉ और रक्त नीति अपनाकर किया था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राजा था प्रासा, और जर्मनी इसी के प्रासा के नेतृत्व में चाहता था जर्मनी का एकीकरण करना। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रासा के नेतृत्व में चाहता था। फिर क्या होता है, बिस्मार्क के बारे में लॉ और रक्त नीति अपना कर किया था जर्मनी का एकीकरण। विलियम को जर्मन सम्राट का ताज बना दिया जाता है। किसको? विलियम प्रथम को राजा बना जाता है। ऐसे तो राजा ही था प्रथम। 8 फरवरी 1871 को, जिसमें इटली के राजधानी रोम को बनाया गया था खत्म। उस समय विलियम प्रथम बना था जर्मनी के राजा 8 फरवरी 1871 को। बिस्मार्क सबसे डरता था तो फ्रांस से डरता था और कोई से नहीं, है ना। फिर भी फ्रांस से युद्ध हो जाता है, जब फ्रांस और बिस्मार्क दोनों मिलकर के ऑस्ट्रिया को हरा देता है सेडान के युद्ध में। फिर भी सेडवा के युद्ध में हारता ऑस्ट्रिया के, सेडान तो खुद हारता है। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक पूछेगा तो कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट था। यही नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक माना जाता है, जो 39 राज्यों का संघ बना किया था जर्मनी का एकीकरण। भले नाम आता है बिस्मार्क को, अलग बात है। जर्मनी जो नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का राजा था। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता ऐसे तो राष्ट्रीयता संदेशवाहक था नेपोलियन बोनापार्ट, लेकिन आर्थिक राष्ट्रवाद कहेगा तो पिता था फ्रेडरिक लिस्ट था। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट कहते हैं। राष्ट्रीय सभा को डाइट यह कहाँ होता था? फ्रैंकफर्ट में होता था डाइट। 1815 से 85 के बीच में ये जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का हक था, ऑस्ट्रिया का शासन चल रहा था 1815 से 50, और 1548 का तो मेटरनिक युद्ध चल रहा था।
1850-15 के बीच में जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का हक था। लेकिन ऑस्ट्रिया का चांसलर था उस समय मेटरनिक बिना संधि के तहत किया था अध्यक्ष, और 1848 में इसका अंत होता मेटरनिक हो गया एकीकृत जर्मनी, मान एक जर्मनी बनाने के लिए निर्माण, एकीकृत जर्मन राष्ट्र का निर्माण राके, बोमर, लसर ने किया था। ये तीनों चाहता था कि लाके, बोमर, लसर एकीकृत जर्मनी का निर्माण हो सके, इसलिए बोराट का था, बो से बोमर, रा से राके, ल से लसर। फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब होता? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कहेगा तो आपको 70 में होता, लेकिन यही फ्रैंकफर्ट के संविधान कहेगा 1848 में मेटरनिक युग का अंत होता, उसी समय फ्रैंकफर्ट की संधि होता। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री कौन था? तो प्रसा का रक्षा मंत्री जब विलियम प्रथम 1871 में राजा का घोषित किया जाता है तो प्रधानमंत्री बना था प्रसा का प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री, प्रसा का रक्षा मंत्री वानरून को बना था। वानरून रक्षा मंत्री था वानरून, और सेनापति था वान माल्टेक सेना मंत्री था। रून लगेगा तो रक्षा मंत्री, माल्टेक लगेगा तो सेनापति, और प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रसा ही बिस्मार्क था। 23 सितंबर 1862 का दिन है ना, जिसमें गैरिबल्डी ने 1862 में रोम पर अधिकार किया। तो उसी समय 1862 में बिस्मार्क फ्रांसा का चांसलर बना था। फ्रांसा का चांसलर बिस्मार्क था, या जर्मनी का चांसलर भी बोल सकते हैं कि जर्मनी का तक बिस्मार्क आता था फ्रांसा। बिस्मार्क का जो जन्म हल था 1 अप्रैल 1815 में हल था, है ना, जिसमें वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया था। उसी समय बिस्मार्क का जन्म होता है 1 अप्रैल को, और मेटरनिक युद्ध भी होता 1815 में। ब्रेडेनबर्ग में था। विलियम प्रथम ने कहा कि ठीक है, तो बिस्मार्क का प्रसा का चांस बन गया 62 में, इसलिए तुमको बिस्मार्क को बाजीगर करके पुकारा जाता है। बाजीगर कौन बात बोला था? विलियम प्रथम, जो 1871 में राजा घोषित हुए थे। फिर सेडवा का युद्ध होता है, या सेडवा का युद्ध 1866 में ऑस्ट्रिया फ्रांस के बीच में। ऑस्ट्रिया हार जाता है, फ्रांस जीत जाता है इसमें, और आत्मसमर्पण करने पड़ता है ऑस्ट्रिया को प्रसा के सामने, है ना। फिर कहा, हालांकि ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों मिलकर के, प्रसा का मतलब यहाँ बिस्मार्क, दोनों मिलकर के 1859-60 में हेल्स्टिंग और सॉल्टिंग के अंतर्गत युद्ध करते हैं डेनमार्क पर। डेनमार्क को युद्ध करके जीत भी जाते हैं। हॉल्स्टिंग को ऑस्ट्रिया को देता है, सॉल्टिंग को ऑस्ट्रिया को, हॉल्स्टिंग प्रसा को मिल जाता है। 23 अगस्त 1866 में फिर क्या कहता है ना, सेराजवा के युद्ध के साथ प्राग की संधि होता है, और प्राग की जब संधि होता है तो ऑस्ट्रेलिया कट जाता है, जर्मनी आ जाता है यहाँ पर। जर्मनी रहता है, ये प्रसा कट के जर्मनी, वही क्या हो गया, प्रसा जर्मनी क्या हो गया, बीच होता है। फ्रांस सेडान का युद्ध कहेगा 1870 में होता था, फ्रांस और प्रसा, जिसमें फ्रांस हार जाता है और प्रसा इसमें भी जीत जाता है ना। जब जीतता है 15 जुलाई 1870 को। नेपोलियन तृतीय ने प्रसा का आगे, उस समय नेपोलियन तृतीय था, प्रसा का मंत्री होगा, जो प्रसा का आगे 1 सितंबर 1870 को सेडान के युद्ध के समय आत्मसमर्पण करता है नेपोलियन तृतीय। वन नहीं, और यह है नेपोलियन बोनापार्ट था राष्ट्र चलते वर्साई का राज विलियम बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम के का राज्याभिषेक कराया था। कब? वर्साई के राजमहल में कराया था। फिर होता है फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई को, है ना, 1871 को। 10 मई, 1 सितंबर का था, 15 जुलाई का था, 1 सितंबर 15 जुलाई को होता सेडान का युद्ध, 10 मई को होता फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। तब जाके, है ना, फ्रांस और प्रसा के बीच होता है। इसमें भी फ्रांस हारता है, प्रसा जीत जाता है सेडान के युद्ध के तहत। सूडान के युद्ध के बाद जब सूडान का युद्ध हो जाता है तो आपको सूडान का युद्ध 1870 में होता है। सेडान का युद्ध सेडान का युद्ध 1870 में होता है, तब जर्मनी का एकीकरण हुआ। और संधि का है तो फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद होता है जर्मनी का एकीकरण। चलते हैं रूसी क्रांति के बारे में देखते हैं। रूसी क्रांति के पहले चलता था, है ना, गैर कानूनी, लेकिन अब हो जाता है रूसी क्रांति शब्द का प्रयोग करता है। समाजवाद का शब्द पूछ लेगा तो समाजवाद कहेगा तो रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड का था रॉबर्ट ओवेन, लेकिन इंग्लैंड में कौन सा था? वेल्स का रहने वाला था। वेल्स में आदर्श समाजवादी कहेगा तो ये भी शब्द भी किया था, और आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता भी रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। और वैज्ञानिक समाजवाद लगेगा तो कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था। जर्मनी का, भले जर्मनी का इसका योगदान न रहा, लेकिन जर्मनी का रहने वाला था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना कर लेता 1848 में किया था, शायद नहीं, देखो 1867 में किया था, देख लीजिएगा बुक में है। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स हो गया फ्रांसीसी साम्यवाद है। क्या साम्यवाद कहेगा? फ्रांसीसी में जनक सेंट साइमन को माना जाता है। सेंट साइमन ये फेबियन सोशलिज्म है ना, फेबियन सोशलिज्म है, ये फ्रांसीसी साम्यवाद था, जो सेंट साइमन है। साम्यवाद सेंट साइमन।
फेबियन सोशलिज्म जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नेतृत्व में था आपको फेबियन सोशलिज्म। फेबियन सोशलिज्म यही फेबियन सोशलिज्म लंदन में स्थापना हुआ था 1884 में था। फेबियन सोसाइटी का स्थापना हुआ था 1884 में लंदन में। सोशलिज्म का यह हो गया लंदन में 1884 में। दुनिया कार्ल मार्क्स बोला था कि दुनिया का एक मजदूर हो जाओ। कार्ल मार्क्स ने ऐसा बात बोला था। दो दास कैपिटल कम्युनिस्ट पार्टी का रचना करा था। मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स सामंती व्यवस्था था, समान तत्व को मानता था। रूस का जार जो भी शासक होता है उसे जार कहते हैं। यह जार शाही 1917 में जार निकोलस द्वितीय के तहत खत्म होता है। अलेक्जेंडर द्वितीय को माना जाता है जार के मुक्तिदाता रूस में। रूस के अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था, है ना। 1917 में क्या होता है, तो 17 में क्या होता है, रूसी क्रांति का तत्कालीन था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस हारे। प्रथम विश्व युद्ध में रूस बेचारा हार गया था, इसलिए 1917 में रूस की क्रांति हो जाता है कि लेनिन के नेतृत्व में क्यों हार गया। इसलिए 7 नवंबर को 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेता आ जाता है। कौन? लेनिन। लेनिन आता है। लेनिन ने एक चेका संगठन का स्थापना कर लेता है लेनिन, है ना। चेका जो गुप्त पुलिस से संबंधित है, छापेमारी से है। लाल सेना का संगठन टाटास्की ने किया था। लाल कुर्ती कहेगा तो गाड़ी बोल रहे, लाल सेना कहेगा तो टाटास्की ने किया था। रूस के जार शासक को अलेक्जेंडर द्वितीय ने हटाया था, इसलिए इनको बम विस्फोट हत्या होता है। एक जार एक चर्च, अब एक ही रूस होगा, ऐसा जार निकोलस द्वितीय ने किया था, क्योंकि यह हटना नहीं चाह रहा था रूस से शासक बनकर। रूस का सबसे साली जनसंख्या अधिक जनसंख्या होता था। रूस के स्लाव लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा था रूस में, है ना। अन्ना करेना का लेखक लियो टॉल्स्टॉय था और स्लाव लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा था। शून्यवाद का जनक पूछेगा तुर्गनेव, है ना। रूसी साम्यवाद कहेगा तो प्लखानेव, यही कहेगा। फ्रांसीसी साम्यवाद कहेगा सेंट साइमन को कहते हैं। और फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 1884 में लंदन में। लेकिन हम लोग चल रहे हैं, है ना। रूसी साम्यवाद का जनक कहेगा तो रूसी साम्यवाद के प्लेखानोव का माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल के नेता कौन थे, तो सोशल डेमोक्रेटिक दल का नेता 1903 में हुआ था, स्थापना हुआ था, रूस में हुआ था। यही सोशल डेमोक्रेटिक दल 1903 में था, है ना। रूसियन सोशल डेमोक्रेटिक दल भी बोलते हैं। 1903 में 2 भाग बढ़ जाता है ना। एक बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक नेता लेनिन होता है, बहुसंख्यक अर्थ होता है। मेंशेविक बहुत कम अर्थ में होता है, अल्पसंख्यक कहलाता है। लेनिन बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 को लेनिन रूस से आ जाता है। 16 अप्रैल को आता है तो रूस में क्रांति योजना चलाता है। जो इसी क्रांति योजना को अप्रैल 30 के नाम जानता है। अप्रैल 30 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है और साथ में किसान को जमीन मिल जाता है, सब कुछ होता है। 1921 में लेनिन ने रूस में आर्थिक नीति लागू करता है। 1921 में आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को ही माना जाता है। क्यों कि आधुनिक रूस का निर्माता इसलिए कहते हैं स्टालिन को। लेनिन जब 1921 में 1924 में बेचारा मर जाता है तो इसका उत्तराधिकारी होता है स्टालिन, इसलिए स्टालिन और आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को ही माना जाता है। राइट्स ऑफ मैन की पुस्तक टॉमस पेन, मैन पेन, मदर गोर्की, मैक्सिम गोर्की ने किया था मदर की रचना। अस्थायी क्रांति का सिद्धांत कौन दिया था, तो अस्थायी क्रांति है तो टाटास्की ने दिया। टाटास्की जो लाल सेना का संगठन भी किया था टाटास्की, और अस्थायी क्रांति का प्रवर्तक भी माना जाता है टाटास्की। प्रथम लाल सेना पर देख लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो लेनिन बोलता था युद्ध का अंत करो नारा दिया था। कार्ल मार्क्स का जीवन साथी रहता फ्रेडरिक एंजल्स, जीवन साथी रहता। औद्योगिक क्रांति की ओर हम लोग अपनी ओर। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति होता है इंग्लैंड से शुरुआत होता है। क्यों इंग्लैंड से शुरुआत होता है औद्योगिक क्रांति, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेश था, बड़े देश को हड़प कर रखा था। वहाँ से कच्चे माल और पूंजी की अधिकता ज़्यादा होता था। कच्चा माल भी ज़्यादा मिलता था और पूंजी भी ज़्यादा मिलता था दूसरे देश से, इसलिए औद्योगिक क्रांति वहीं से होता शुरुआत। इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा मिल से होता है, यह वस्तु भी कह सकते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड का था स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड का एक निवासी था मैकडम ने क्या किया, स्कॉटलैंड के रहते हुए पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाला था। पक्की सड़क बनाने की विधि आपको एक इंजीनियर था 1766 में। जब 1766 इसमें ब्रिडले नामक इंजीनियर था। ये क्या करता है 1766 में ब्रिडले मैनचेस्टर से लेकर वर्सले तक, कहाँ से मैनचेस्टर से लेकर वर्सले तक नहर बना था। कहाँ वर्सले तक नहर बना था, नहर। फिर क्या होता है 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस आता है। स्टीफेंस ने रेल द्वारा क्या करा, खानों से लेकर के बंदरगाह तक, रेल के द्वारा खान से लेकर बंदरगाह तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का निर्माण करा था, प्रयोग किया था, है ना, जॉर्ज स्टीफेंस 1814 में। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले तो जाने रहे इंग्लैंड से होल था। तो इंग्लैंड के प्रतिद्वंदी कौन था, जर्मनी था। जर्मनी प्रतिद्वंदी था। कह रहा है तेज चलने वाला जो शटल होता है, शटल में जान, जिसमें जान होगा तेज चलेगा, वो जान है 1733 में। 1733 में फिर 1770 स्पिनिंग जेनी आता है। स्पिनिंग जेनी जस है जेनी अभी है स्पिनिंग
और हर ग्रिव्ज स्पिनिंग 1765 में। 2 बरस बाद 67 ईस्वी में आता है स्पिनिंग जेनी भी है, लेकिन पानी से चलने वाला शक्ति होता था रिचर्ड आर्कराइट। जो रिचर्ड होगा आर्कराइट होगा वही पानी से शक्ति से चलेगा 1767 ईस्वी में। फिर आता है 76-67 को पलट जाएगा तो सीधे 76 हो जाएगा, 6 इधर 7 इधर हो जाएगा। जो स्पिनिंग मिल कहेगा स्पिनिंग मिल क्रम्पटन है ना, स्पिनिंग मिल 1776 में। घोड़े द्वारा चला जाना करघा राइट काट राइट, कहीं के ऊपर बैठ जाओ राइट करते रहो, रास्ता देखते रहो राइट। 1815 में वाटरलू युद्ध के समय इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1645 में। तो 1645 में गृह युद्ध होता है तो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में होता है, इसलिए चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दिया जाता है गृह युद्ध के होने के कारण। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति होता है 1688 में, और चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में होता है इंग्लैंड में। गौरवपूर्ण क्रांति जो था उसमें इंग्लैंड का शासक था जेम्स द्वितीय, ये चार्ल्स प्रथम था गृह युद्ध, ये जेम्स द्वितीय। 100 वर्षों का युद्ध इंग्लैंड में फ्रांस के बीच चला था, 100 वर्षों का युद्ध जिसे कहते हैं 100 वर्षीय युद्ध। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में चला था। इंग्लैंड के सामंतों ने क्या कहते इंग्लैंड के राजा जॉन को जबरदस्ती 1215 में राजा जॉन को 1215 में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करवा लेता है, हस्ताक्षर करवाने को मजबूर कर देता है। इसी अधिकार पत्र को हम लोग जिस अधिकार पर हस्ताक्षर करता है उस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण मैग्ना कार्टा होता था, सर्वसाधारण अधिकारों का घोषणा पत्र था। ट्यूडर वंश का संबंध देखा जाए, ट्यूडर वंश शक्तिशाली राजा के शासन जो चलता था उसे ट्यूडर वंश कहते थे। ट्यूडर वंश में शक्तिशाली राजाओं के शासन में राजा संसद जो होता था, संसद ट्यूडर वंश के हाथों के कठपुतली बनकर आता था संसद। जो एलिजाबेथ प्रथम जो था ट्यूडर वंश से संबंध था, यानी कि एलिजाबेथ ट्यूडर वंश होने के कारण संसद को कठपुतली बनाकर रख ले होगा। गृह युद्ध जो चला था 1642 में है ना, 1642 में गृह युद्ध चला था। तो यह गृह युद्ध आपको 7 वर्षों तक चला था। कितना? 7 वर्ष तक। इसलिए यह चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में चलने के कारण इनको फांसी दे दी जाती है। फांसी दी जाती है तो गृह युद्ध के दौरान राजा का जो भी समर्थक होते थे कावेलियर करके पुकारते थे, कावेलियर, और सांसद का समर्थक होता था राउंड हैंड्स कहता है, राउंड हैंड से। युद्ध के बारे में देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होता है 28 जुलाई 1914 को, और 37 अब खत्म होता है 11 नवंबर को खत्म। 28 जुलाई 11 नवंबर 37 देशों ने भाग लिया था, है ना। क्यों हुआ था? ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण हो गया था, इसलिए हुआ था। होने का कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी था सेरेजोवा में हत्या। बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में हत्या हो गया था फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व 2 भागों में बढ़ गया था, मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र जो था आपको धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। मित्र राष्ट्र में फारू आते थे। धुरी राष्ट्र की ओर से आई, या हम लोग कह सकते हैं ईजा है ना, आई कही आई या ईजा। ई से हो गया इटली, ये हंस हो गया हंगरी, ईजा हा। आ से हो गया ऑस्ट्रिया, आई है या ईजा क्या हो गया धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में आता फारू, फ से फ्रांस, रूस से हो गया रूस, ई से हो गया इंग्लैंड आता है इंग्लैंड, इटली ना समझिएगा। और आता है जर्मनी, जापान भी आता है, अमेरिका भी आता है, रूस भी आता है। तो हो गया तीनों लिखाई गया है, जापान अमेरिका बच गया है, ये बोल देना है ना, अमेरिका और जापान। जैसे जापान गुप्त संधि के प्रणाली का जन्मदाता बिस्मार्क को माना जाता है। बिस्मार्क गुप्त संधि के जन्मदाता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, ये तीनों के बीच आजई त्रिगुट संधि का निर्माण होता है 1882 में, और 1789 में द्वैत संधि का निर्माण करता है। ऑस्ट्रिया के खिलाफ करता है बिस्मार्क। त्रिगुट कहेगा आजई और से ऑस्ट्रिया, जैसे जर्मनी, ई से इटली, इंग्लैंड नहीं इटली। 1882 में त्रिगुट। सर्बिया की गुप्त क्रांति संस्था क्या था? काला हाथ। इसलिए काला हाथ होने के कारण इसको सर्बिया को मार दिया जाता है, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत होता है सर्बिया में ही मारा जाता है, इसलिए काला हाथ फर्डिनेंड की हत्या। इसलिए सर्बिया के गुप्त क्रांतिकारी काला हाथ कहते हैं। रूस जापान युद्ध 1945 में उस अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, और रूस जापान युद्ध खत्म होता है पार्ट्स माउंट संधि के तहत। जापान जीतता है, रूस हार जाता है। मोरक्को पैदा हो जाता है 1906 में। मोरक्को संकट पैदा हो जाता है 1906 में। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी शुरू देखा जाए, जर्मनी ने रूस पर आक्रमण करता है ना। जर्मनी हिटलर था, सोचा था गरीब के निकलने के लिए युद्ध चुनता था, इसलिए जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया था
1 अगस्त को रूस पर और 3 अगस्त को फ्रांस पर आपका कर लेता है। 3 अगस्त को 14 में फ्रांस पर, इसलिए 3 अगस्त के बाद 5 दिन बाद 8 अगस्त को होता है दिन। इंग्लैंड देखता है कि बड़े तो रूस पर 1 अगस्त को हड़प रहा है, कब 3 अगस्त को फ्रांस पर हड़प रहा है, इसलिए इंग्लैंड ने प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है 3, 5, 8 अगस्त को 1914 को। फिर आता 8 अगस्त को इंग्लैंड शामिल होता है प्रथम विश्व युद्ध में, तो 26 अप्रैल 1915 का दिन था, साल भर के बाद 26 अप्रैल। इटली भी शामिल होता है मित्र राष्ट्र की ओर से, इटली, इसलिए फरवरी में आता है इटली, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है। और अमेरिका 2 वर्ष बाद आता है ना। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन इसलिए चलते वुडरो बुढ़ा हो गया, अमेरिका का राष्ट्रपति था। अमेरिका शामिल होता है 6 अप्रैल 1917 को, 26 अप्रैल को इटली और 20 दिन बाद 26 होता है और 2 वर्ष बाद 17 को अमेरिका शामिल होता है आपको प्रथम विश्व युद्ध में, 6 अप्रैल 1917 को। जर्मनी के U-बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसातानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, क्योंकि उस जहाज में मरने वाले 1153 व्यक्ति था, उसमें 128 व्यक्ति अमेरिका का ही था, इसलिए शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति 11 नवंबर खत्म होता है। फिर आता है खत्म होता है तो 18 पेरिस शांति सम्मेलन कर दिया जाता है। पेरिस शांति सम्मेलन होता है, इसमें बोला जाता है कि 18 जून के 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन। इसमें क्या होता है कि 27 देश भाग लेते हैं, लेकिन युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार केवल 3 ही देश इसमें मैंने अगुवाई करते थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। और अध्यक्ष थे इनका पेरिस शांति सम्मेलन 18 जून को हल था, तो अमेरिका के वुडरो विल्सन राष्ट्रपति, जो अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय आपको राष्ट्रपति थे अमेरिका के वुडरो विल्सन। फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का है लॉर्ड जॉर्ज था, जॉर्ज। और फ्रांस के प्रधानमंत्री का था तो जॉर्ज क्लेमेंसी था, फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसी था। अमेरिका के वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के जॉर्ज क्लेमेंसी था। फिर वर्ष पेरिस की शांति 18 जून को होता है, तो 10 दिन बाद 28 जून आता है। 28 जून को वर्साई का संधि होता है, इसी में को बहुत बुरी तरह व्यतीत किया जाता है और 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की राशि दे दिया जाता है। राइनलैंड को हड़प लिया जाता है ना, बाइमन गणराज्य के बना करके स्थापना करके, और कोयला, जमीन, 10% आबादी सब ले लेता है। फ्रांस नहीं दे पाता तो फ्रांस हड़प लेता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था राष्ट्रसंघ की स्थापना। राष्ट्रसंघ की स्थापना करने का उद्देश्य था 1920 में दोबारा युद्ध न हो सके, लेकिन क्या करें, वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण था। चलते हम लोग चीनी क्रांति। मंचू राजवंश का पतन 1911 में था, है ना। 1911 में होता है मंचू राजवंश का खत्म होता है, और वही 1911 में चीनी क्रांति के नायक सन्या सेन होते हैं। नायक कौन होते हैं? मंचू राजवंश का तो पतन होता है 11 में, लेकिन चीनी क्रांति के नायक पूछेगा तो नायक हीरो रहते हैं सन्या सेन, डॉक्टर सन्या सेन। यही सन्या सेन ने 1905 में किए थे आपको, है ना, तुंग मेंग दल की स्थापना कर लिया। 1905 में तुंग मेंग दल की स्थापना करके 1911 में जाकर के मंचू राजवंश को खत्म कर देते हैं। इनका उद्देश्य था तुंग मेंग दल की स्थापना करने का उद्देश्य था कि मंचू राजवंश को खत्म कर देना है। इस चलते डॉक्टर सन्या सेन को क्रांतिकारियों ने क्या करता है, 29 दिसंबर को 1911 में 29 दिसंबर याद कर लेना है ना। इनको सरकार का अध्यक्ष बना देते हैं। जब अध्यक्ष बना देते हैं तो कोविड लीग सोसाइटी के संस्थापक आपको यही थे, सन्या सेन थे। कोविड लीग का सोसाइटी का स्थापना थे यही डॉक्टर सन्या सेन। 1911 में क्या करते हैं, चीनी क्रांति जब होता है ना, चीनी क्रांति के नायक सन्या सेन थे। तो 1911 में यही चीनी क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का स्थापना किए थे। चीनी क्रांति जब हो था तो गणतंत्र शासन पद्धति अपना लिया था चीन में, डॉक्टर सन्या सेन ने, गणतंत्र के अनुसार चलेगा। फिर आता है आपको इवान सी काई आते हैं। इनके आने पर डॉक्टर सन्या सेन ने आपका, है ना, अपना नेतृत्व वापस ले लेते हैं। किसके आने पर? इवान सी काई के नेतृत्व पर आने पर। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसने क्या करता है, फिर 1912 में डॉक्टर सन्या सेन ने एक साल बाद 1912 में कुओमिंतांग पार्टी का स्थापना करते हैं। पूछेगा कुओमिंतांग पार्टी का स्थापना कब होता है? 1912 में डॉक्टर सन्या सेन ने किया था। इसकी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना को पार्टी को पुनर्गठित करने के लिए सेन ने और डॉक्टर सन्या सेन ने माइकल बोरोदिन को आमंत्रित किए थे कि आइए कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना करें 12 में, आप आइए। माइकल बोरोदिन आते हैं चल जाते हैं माइकल बोरोदिन। तो फिर क्या होता है, डॉक्टर सन्या सेन अपनी सेना के संगठन के लिए एक जनरल चुनते हैं। वो जनरल का नाम था गलेना के बोलता है आप हमारे सेना के संगठन के लिए जनरल बन जाइए। डॉक्टर सन्या सेन का 3 सिद्धांत है। वो 3 सिद्धांत कौन कौन है? राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद, फिर आता है सामाजिक न्याय। राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद, सामाजिक न्याय। इसलिए इनको 3 सिद्धांत होने के कारण आपको चीन का राष्ट्रपिता कहा जाते हैं। फिर क्या होता है, चीन के राष्ट्रपिता
1925 में मर जाते हैं। तो मरने के बाद है ना कोमनीतांग पार्टी को चांग काय शेक आता है। चांग का इवान सी काय के नेतृत्व में वापस लेते अपने नेता इवान था चियांग काय शेक है। चियांग काय शेक के नेतृत्व में है ना अपना वापस पार्टी बने लेते हैं, बाहर उठा लेते हैं 1926 में। कोमनीतांग पार्टी उठा लेते हैं, नेतृत्व ले लेते हैं 1926 में। फिर 1 साल बाद 27 आता है। 27 में कोमनीतांग पार्टी समाधी लोग ना खुश रहे तो यह पार्टी है ना 1927 में कम्युनिस्ट पार्टी से समाधी लोग खुश नहीं रहे, अलग हो जाते हैं। अलग होने के कारण 27 और 28 में गृह युद्ध होता है चीन में गृह युद्ध होता है 1928 में ही। फिर कहा था 1925 में फ्रांस में गृह युद्ध 1918 में लगता है, 1700 कितना कुछ पता नहीं। 1925 में हिनान के रहने वाले थे विशाल किसान आंदोलन के नेता माओ त्से-तुंग थे। कौन था? माओ त्से-तुंग लिखा हुआ है। यही माओ त्से-तुंग ने हिनान के किसान आंदोलन के नेता 1925 में किए थे, जिस समय डॉक्टर सैमसन मिलर मरे थे। उसी समय हिनान का विशाल किसान आंदोलन के नेता माओ त्से-तुंग ने किया था। भले हिनान में विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे 1925 में, लेकिन जन्म होता है आपका माओ त्से-तुंग का जन्म होता है 1893 में हिनाने में। 1893 में इनका माओ त्से-तुंग का जन्म होता है। 1893 में हिनान में था। चियांग काय शेक केंद्रीय सरकार का सत्ता नानकिंग में संभाल लेते हैं और इसने देखिए चियांग काय शेक ने केंद्रीय सरकार का सत्ता नानकिंग में संभालता है। कहाँ? नानकिंग में। लेकिन नानकिंग में सत्ता केंद्रीय सरकार कहेगा, जो नानकिंग में वो अपनी सरकार कहेगा फार्मोसा में संभालता है चियांग काय शेक। लेकिन समाधियों को दमन करने के लिए ये दिमाग लगाता है कि केंद्रीय सरकार का सत्ता नानकिंग कर दो, अपनी सरकार फार्मोसा कर दो। और ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का स्थापना कर लेता है चियांग काय शेक। तो कर लेता है इसलिए कि समाधि को दमन करने के लिए किया था ब्लू शर्ट, क्योंकि समाधि लोग कम्युनिस्ट पार्टी 26 में संभालता है तो 27 में अलग हो जाता है। कोमनीतांग के नेतृत्व में है ना माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में ही आपको 1 अक्टूबर 1949 को जनवादी गणराज्य का स्थापना होता है चीन में। जनवादी गणराज्य का स्थापना कब होता है? चीन में होता है। कब? 1 अक्टूबर 1949 को था। कौन? माओ त्से-तुंग। वही माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में जो 1925 में हुनान के विशाल आंदोलन का नेतृत्व किए थे, 1893 में जन्म लिए थे। वही जनवादी गणराज्य की स्थापना करता है चीन में 1 अक्टूबर 1949 में। फिर आता है चीनी साम्यवाद। जनवादी गणराज्य था। चीनी साम्यवाद कहेगा, चीनी साम्यवाद गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो माओ त्से-तुंग ठीक था। माओ त्से-तुंग जो आपको जनवादी गणराज्य का स्थापना 1949 में किया, और माओ त्से-तुंग चीनी साम्यवादी गणतंत्र के प्रथम अध्यक्ष है माओ त्से-तुंग, जो जनवादी गणराज्य का स्थापना किया था। चीनी साम्यवादी गणतंत्र कहेगा चीनी जनवादी गणराज्य। यह जनवादी गणराज्य 1949 में किया और स्थापना किया था माओ त्से-तुंग, और अध्यक्ष बनता है, प्रधानमंत्री बनता है चाओ एन लाइन को प्रधानमंत्री बनाता है। चाओ एन लाइन को चीन के जनवादी गणराज्य का राजधानी था, जो चाओ एन लाइन बना था प्रधानमंत्री। राजधानी था हुनान में राजधानी, जहाँ जन्म लिए थे वहीं को राजधानी बनाते हैं। भले प्रधानमंत्री चाओ एन लाइन था। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादन चीन में अपनाई गई थी। और चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसको जाता है? तो खुले द्वार की नीति चीन में का, इसलिए खोलने का श्रेय जाता है ब्रिटेन को दिया जाता है। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को जाता है। खुले द्वार की नीति पादक ब्रिटेन को जाता है। कौन खोला था? जॉन हेयर ने खोला था अपने देश के लिए, ब्रिटेन के लिए, जॉन हेयर। एशिया का मरीज चीन को जाता है, जबकि यूरोप का मरीज तुर्की को, और यूरोप के है ना यूनान को, यूरोप का सभ्यता का पालन कहेगा यूनान को कहा जाता है, सभ्यता का पालन। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना कब होता है? कम्युनिस्ट पार्टी कहेगा तो 1921 में चीन में होता है कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना। तुर्की के बारे में देखते हैं हम लोग। तुर्की को यूरोप का मरीज कहता है तुर्की, लेकिन यूरोप के सभ्यता का पालन, यूनान का सभ्यता का पालन यूरोप के यूनान होता है। तुर्की के यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। चीन का मरीज है, एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन, यूरोप का मरीज तुर्की। पान इस्लामिज्म का नारा किसने दिया था? पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। वही अब्दुल हमीद द्वितीय ने युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत किया था। पान इस्लामिज्म का नारा देते हुए युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत करते हैं। वो भी 1960 में शुरुआत की, 1960 में। प्रथम विश्व युद्ध जब हो जाता है तो आपको जर्मनी को तो बेइज्जती कर भी कहते हैं, तुर्की को भी बेइज्जती होता है। यही तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि होता है, लेकिन उसे कहते हैं सेब्र की संधि। तुर्की के संधि साथ होता है सेब्र, जर्मनी के साथ होता है वर्साई की संधि। तुर्की के साथ सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 को होता है, लेकिन तुर्की की संधि 10 अगस्त
1920 को होता है तो मुस्तफा कमाल पाशा इसे मानने से इनकार कर देता है, हम ये न मानेंगे। इसलिए मुस्तफा कमाल पाशा मानने से इनकार करता है। सेब्र की संधि 10 अगस्त को। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहते हैं? तो मुस्तफा कमाल पाशा को ही बोला जाता है आधुनिक तुर्की का निर्माता। आधुनिक तुर्की का निर्माता इसे आतातुर्क, मुस्तफा कमाल पाशा क्या बोलते हैं? आतातुर्क के नाम जानते हैं, यानी कि तुर्की का पिता मुस्तफा कमाल पाशा थे। मुस्तफा कमाल पाशा जब इनका जन्म होता है 19 मई 1881 में, 1881 में जन्म होता है और 1879 में हिटलर का जन्म होता है। सेल्निका में होता जन्म, पिता का नाम था अली राजा। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन किसने करता है? तो एकता और प्रगति समिति का जो गठन हुआ था 1889 में होता, और 81 में जन्म होता। 9 दिन बाद, 9 दिन में एकता और प्रगति समिति का गठन होता तुर्की में 1889 में। ये एकता और प्रगति से समिति का 1889 से मुस्तफा कमाल पाशा है ना प्रगति से प्रभावित हुआ था। इसलिए मुस्तफा कमाल पाशा ने एक सैनिक के रूप में कौन सा रूप में? सैनिक रूप में कमाल पाशा ने गलीपोती युद्ध करता है। इस गलीपोती युद्ध सैनिक रूप में करके और जीत भी जाता है। और जीतने के बाद, गलीपोती युद्ध के जीतने के बाद 1919 में है ना इस्तीफा देता है सैनिक से। जीत गए किया तो फिर कल रहना, इसलिए इस्तीफा देता है। 1919 के जब गलीपोती युद्ध जीत जाता है तो उसी समय अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, साथ में अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कर देता है मुस्तफा कमाल। युद्ध करके इसका नाम बनता है अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बन जाता है, वही प्रथम अधिवेशन। 1923 में क्या करता है? 4 वर्ष बाद अखिल भारतीय तुर्क कांग्रेस या गलीपोती के जो जीतने के बाद 1923 में तुर्की और यूनान के बीच में लोजान का संधि होता है। जब लोजान का संधि होता है 1923 में तुर्की यूनान के बीच में लोजान का संधि, तो उसी समय लोजान का संधि के तहत ही 23 अक्टूबर के दिन था और दिन वही रहेगा। लोजान के संधि के समय तुर्की गणतंत्र की घोषणा होता है। लोजान के संधि के तहत ही तुर्की को गणतंत्र घोषित किया जाता है। फिर क्या होता है कि 1 साल बाद जब तुर्की गणतंत्र हो जाता है 23 में, तो 24 में खिलाफत को समाप्त करता है। तुर्की में जो चलता था खिलाफत को समाप्त कर देता है 3 मार्च 1924 को। और 24 को ही जब खिलाफत समाप्त होता है तो 24 के दिन ही तुर्की में नए संविधान की घोषणा भी होता है ना। गणतंत्र के 23 में लोजान के संधि के तहत और खिलाफत 24 में नया संविधान भी बनता है। 24 में फर्क है तो 20 अप्रैल रहता है। यहाँ पर खिलाफत 3 मार्च है और तुर्की में नया संविधान बनता है 20 अप्रैल को। तुर्की का नया गणतंत्र राष्ट्रपति जब नया संविधान बनाएगा तो राष्ट्रपति सबका बनेगा ना, तो नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा बन जाता है। रिपब्लिक पीपुल्स पार्टी के सत्ता में मुस्तफा कमाल पाशा ने किया था और अध्यक्ष था आपको अखिल तुर्क कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष था मुस्तफा कमाल पाशा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है रिपब्लिक पीपुल्स पार्टी के संस्थापक कौन किया था? तो मुस्तफा कमाल पाशा ने। मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य था तुर्की भाषा परिषद की स्थापना 1932 में। 32 में किया था तुर्की भाषा परिषद की स्थापना 32 में, और 33 में किया था 1 साल बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू किया था मुस्तफा कमाल पाशा। जब तुर्की भाषा लग गया 32 में तो 1 साल बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना 33 में लगा देता है। लेकिन 24 में जिस समय मुस्तफा कमाल पाशा ने खिलाफत को समाप्त करता है 24 में 3 मार्च को, और नया संविधान लागू करता है 24 में, तो खिलाफत संविधान और साथ में देखा जाए तो 24 में ही तुर्की धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा होता है। जब धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा होता है तो इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज का स्थापना होता है। कहाँ? इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज का स्थापना होता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन है ना। जब धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है तो 1 साल बाद 25 में 26 दिसंबर का दिन है ग्रिगोरियन कैलेंडर चलता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर इस्तांबुल का पुराना नाम है कुस्तुनतुनिया था। 25 नवंबर 1925, 26 दिसंबर है, 25 नवंबर एक पहले ही तो 25 नवंबर 1925। ग्रिगोरियन कैलेंडर चलने से पहले ही तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानून प्रतिबंध लगा दिया मुस्तफा कमाल पाशा। और 25 के बाद है ना 38 में बेचारे स्वर्गनाश होते हैं मुस्तफा कमाल पाशा 38 में। इटली में फासिस्टवादी का उदय। इटली में होता है। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम कहा इटली में होता है। इसलिए इटली इसका जन्मदाता मुसोलिनी को मानता है। फासिज्म का जो इटली में शुरुआत होता है, फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। इटली का जन्मदाता मेजनी को माना जाता है। जोसेफ मेजनी को माना जाता है। 13 राज्यों टूटा होता है उस समय 10वीं शताब्दी से पहले, 19वीं शताब्दी से पहले। फासिज्म का शुरुआत मुसोलिनी का जन्म होता है 1883 में रोमांगना में। कहाँ? 1883 में रोमांगना में जन्म लेता है। काशी में जन्म होता है किनका? तो जन्म होता है 1883 में रोमांगना में। इसका दल का नाम था, एक दल बनाया था मुसोलिनी,
फासिस्टवाद दल था। फासिस्टवाद दल बनाया था, स्थापना किया था आपको मिलान में स्थापना किया। इसको मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से पुकारता था। फासिस्टवाद दल था, मिलान में स्थापना किया था फासिस्टवाद को, और मुसोलिनी को हम लोग ड्यूस के नाम से पुकारते थे। फासिस्टवाद से फासिस्टवाद बना है, जो राष्ट्रवाद का समर्थन करता था, है ना। मुसोलिनी ने एक सेना का अधिकारी नियुक्त किया था। सेना के अधिकारी डियाज को बनाया था। किसको? डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त बनाता है और 22 निगमों की स्थापना कर लेता। कितने निगम? 22 निगम की स्थापना कर लेता था। और एक निगम का नाम था राष्ट्रीय निगम परिषद। ये राष्ट्रीय निगम परिषद 22 था, का अध्यक्ष था मुसोलिनी अध्यक्ष था और अध्यक्ष था। लेकिन सदस्यों की संख्या पूछा कितना था, तो 500 सदस्य था। सोच लो, 22 निगम की संख्या, अध्यक्ष मुसोलिनी, राष्ट्रीय निगम का परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी, 500 सदस्य थे। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या का 25 होता। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी, ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या पूछेगा, टोटल 25 होता है ऐसे। और निगम में कहेगा राष्ट्रीय निगम का अध्यक्ष था मुसोलिनी और सदस्य था 500। ये ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 था। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 ईस्वी में कहा कि रोम पर अधिकार कर लेता। पूछेगा मुसोलिनी जो था रोम पर अधिकार कर लेता कब? 1922 को। फिर 35 को अधिकार कर लेता अबिसिनिया पर 35 को। जापान जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण कर लेता 1936 में जैसे जापान जर्मनी के बीच। जापान का राजधानी था टोक्यो, जर्मनी, रोम, बर्लिन, इसलिए धुरी राष्ट्रों का निर्माण 1936 में था। 10 जून 1939 को मुसोलिनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध की घोषणा कर लिया था। किसके विरुद्ध? मित्र राष्ट्रों के बीच, यानी कि मुसोलिनी का मतलब था धुरी राष्ट्र की ओर। 10 जून 1939 को ना इटली यानी कि होगा धुरी राष्ट्र की ओर। 10 जून 1939 को 10 जून का था। द्वितीय विश्व के दौरान मित्र राष्ट्रों की ओर और युद्ध की घोषणा किया। इटली में फांसीवादी जो हल था, शुरुआत हल था फांसी का इटली से होता मुसोलिनी द्वारा, और अंत होता है आपको फांसीवादी का अंत इटली में होता 28 अप्रैल 1945 को। हिटलर के मरने पर 28 अप्रैल 1945 को फांसीवाद का अंत होता है। जर्मनी में नाजीवाद का उदय कैसे होता है? जल्दी से जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर को जाता है ना। नाजी दल का कौन शुरुआत करता है? हिटलर का जन्म होता था आपको 20 अप्रैल को 1889 में था। कहाँ? वान में होता। वान में हिटलर जर्मनी जन्म ऑस्ट्रिया में होता है। ऑस्ट्रिया में ही पड़ता है वान, वहीं जन्म लेता है। जर्मनी के सम्राट था कैसर विलियम द्वितीय। कैसर विलियम द्वितीय ने क्या था, जब जन्म लेता है 10 जनवरी 1918 को अपने पद से इस्तीफा देता है। 10 जनवरी कौन? कैसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा देता है। इसलिए 1918 को 2 बरस बाद क्या कहता है हिटलर 1920 में देखा कि कैसर विलियम प्रथम द्वितीय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जर्मनी का राजा था कैसर विलियम प्रथम द्वितीय। तो 1920 में क्या करता है हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना करता है, यानी कि नाजी पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का ही भाग था। किसका था? कम्युनिस्ट पार्टी का ही भाग है, जो बाद में चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल का नाम दे दिया था, है ना, 1920 में। फिर क्या होता है, फिर सदस्य बन जाता है जर्मन वर्क्स पार्टी का सदस्य बन जाता है हिटलर 1919 में बन जाता है। 1933 में प्रधानमंत्री बनाता है इसको हिटलर के जर्मनी के प्रधानमंत्री बन जाता है। उस समय राष्ट्रपति था हिंडनबर्ग। जनवरी में बनल था प्रधानमंत्री हिंडनबर्ग द्वारा। हिटलर ने नारा दिया था एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। माई कैंप लेकर मेरा संघर्ष जेल में लिख रहे थे। जो इनके प्रचारक मंत्री था गोएब्स, दोनों साथ आत्महत्या कर लेते हैं परिवार के साथ। जर्मनी सुरक्षा परिषद का स्थापना कब बोलता कि जर्मन को सुरक्षा परिषद दिया जाएगा, ऐसे झूठ बोल के 4 अप्रैल 1933 को भारतीय देते हैं और वोट मिलता है 27 के साथ 37 पर वोट मिलकर राजा से चुनाव दिया जाता है। जर्मन सुरक्षा परिषद 4 अप्रैल 1933 को होता है ना। हिटलर ने 16 अप्रैल 1935 को जर्मनी में क्या करता है पुनः सशक्तिकरण की शुरुआत करता है। जर्मन सुरक्षा परिषद कहेगा तो 4 अप्रैल को होता है 1933 में, लेकिन पुनः सशक्तिकरण कहेगा 16 अप्रैल 1935 को होता है ना पुनः सशक्तिकरण। हिटलर ने क्या करता है 1 सितंबर 1939 को 1 सितंबर का दिन है ना, 1 सितंबर का दिन है। हिटलर क्या करता है कि पोलैंड पर आक्रमण कर लेता है 1939 को 4 दिन बाद, जब पुनः सशक्तिकरण होता है। पहले तो क्या जर्मन सुरक्षा परिषद 33 में 2 बरस बाद 35 में
पुनः शक्तिकरण। फिर 4 वर्ष बाद पोलैंड पर आक्रमण कर लेता 1939 में 1 सितंबर को। द्वितीय विश्व युद्ध जुड़ा था क्योंकि हिटलर युद्ध में विश्वास करता था। हिटलर के विश्वराज नीति का पहला शिकार था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को सबसे पहला शिकार बनाया था, है ना। एडोल्फ हिटलर सामी विरोधी नीति अपना था क्योंकि यह यहूदी विरोधी, क्योंकि यहूदी को बहुत नुकसान पहुंचा और समझता नहीं था, शादी ब्याह नहीं होने देता था जर्मनी लोगों के साथ। यहूदी को गैस चैम्बर पाने के बिना प्लान नहीं बनाया था। हिटलर ने 30 अप्रैल को आत्महत्या कर लेता 30 अप्रैल को, क्योंकि इतना ही जर्मनी लोग इसको मसीहा समझने लगते थे। बाहर जाने के कारण आत्महत्या करता था। जापान साम्राज्यवाद के बारे में देखते हैं। जापान का पहला शिकार कौन करता है? जापान सबसे पहला शिकार चीन को करता है ना। चीन को करता है, लेकिन 1863 ईस्वी में एक अमेरिकी नाविक पेरी था। पेरी ने अपना बल प्रयोग करके जापान के द्वारा अमेरिका व्यापार के लिए खोल दिया। पेरी ने बल प्रयोग कर जापान के द्वारा अमेरिका के व्यापार के लिए खोल दिया। अमेरिका के नाविक ने कहा कि आइए जापान में व्यापारी कर सकते हैं। अमेरिका को बोला। 1863 में कौन बोला? पेरी। और ये चीन का द्वार खोला था जॉन हेल। यह खुले द्वार नीति का पता जॉन हेल किया था, है ना। चीन के और ब्रिटेन के लिए खोला था। ये खोला था पेरी 1863 में अमेरिका के लिए। जापान में आधुनिक प्रक्रिया की शुरुआत किसने किया था? आधुनिक प्रक्रिया की शुरुआत पूछी जाएगा, मुत्सुहितो ने किया था। कौन किया था? मुत्सुहितो ने किया था। आधुनिक प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने किया था। 1872 ईस्वी में जापान सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया। कहा कि सभी जगह जापान में सभी जगह सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया 1872 में। यह नहीं याद करना है। फिर क्या कहता है? जापान रूस को हराता है 1905 में, है ना। रूस को हराता है। रूस जापान युद्ध 1905 में पोट्सडाम संधि के तहत होता है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना, निकलसन कौन थे ना। 5 सितंबर 1905 को पोट्सडाम संधि के तहत रूजवेल्ट है उस समय राष्ट्रपति रूजवेल्ट। 5 सितंबर 1905 को पोट्सडाम संधि के तहत रूस जापान युद्ध होता है, जिसमें रूस हार जाता है। जब रूस हार जाता है 1905 में, तो 1931 में यही जापान जब रूस को हरा देता है, तो 31 में क्या होता है कि अपने साम्राज्यवादी आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए, यानी कि साम्राज्य को विस्तार करने के लिए 31 में मंचूरिया पर आक्रमण करने का योजना बनाता है और आक्रमण भी करता है मंचूरिया पर 1931 में। और फिर 31 के बाद 2 वर्ष बाद 20 मार्च का दिन था। यही 20 मार्च 1933 के 2 वर्ष बाद 31 के बाद मंचूरिया का आक्रमण करने के बाद 2 वर्ष बाद 33 में राष्ट्रसंघ के सदस्यता त्याग देता है। जब राष्ट्रसंघ का सदस्यता त्याग देता है, तो वही चलते जापान को पित्त आतंक के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध दोनों में जापान धुरी राष्ट्र के साथ दिया था। धुरी राष्ट्र अमेरिका ने पहला अणुबम 6 अगस्त 1945 को गिराया था, वो भी हिरोशिमा पर। फिर दूसरा गिरा था। इससे द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर लिया था। 6 अगस्त के बाद 10 सितंबर को, है ना, बड़े रूस का हरा था। अब मंचूरिया का आक्रमण किया था ना 10 सितंबर को, आत्मसमर्पण करता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर दोनों जगह हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर लिया था। नागासाकी हिरोशिमा 10 सितंबर को। द्वितीय विश्व युद्ध लास्ट 1 सितंबर का स्टार्ट होता है, 2 सितंबर खत्म होता है। जर्मनी ने क्या करता है? पोलैंड पर आक्रमण करता है। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत होता है। जब पोलैंड पर आक्रमण कर लेता है जर्मनी, तो उसके बदले में फ्रांस और ब्रिटेन 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देते हैं। फ्रांस और ब्रिटेन 1 सितंबर करते हैं, 2 दिन बाद में तीसरा दिन 3 सितंबर को फ्रांस ब्रिटेन जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं। 6 वर्ष तक चलता है। 61 देश में भाग लेता है। प्रथम में 37 देश भाग लेता है प्रथम विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में होने कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, जबकि प्रथम विश्व युद्ध था, है ना, फर्डिनेंड, है ना, राजकुमार फर्डिनेंड सेराजो में हत्या हुआ था। ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या सेराजो में हुआ था प्रथम में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के जनरल का नाम था क्या? रोमले को डेजर्ट फॉक्स, कौन सा फॉक्स? डेजर्ट फॉक्स रखा गया रोमले का नाम। म्यूनिख पैक्ट 1938 में जारी हुआ था। म्यूनिख पैक्ट 1938 में जर्मनी ने 1935 में वर्साई का संधि का उल्लंघन किया था, देने से इनकार किया था
ना जर्मनी ने, इसलिए 1935 में वर्षा के संधि पर बहिष्कार करता। इसलिए स्पेन में गृह युद्ध शुरू होता 35 से 36 में। स्पेन में क्या होता है, गृह युद्ध होता है स्पेन में जब गृह युद्ध होता है 1936 में, तो संयुक्त रूप से इटली जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। इटली और जर्मनी दोनों साथ में जी, इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन था, दोनों मिल करके स्पेन को शिकार बनाया था पहला। जब जर्मनी क्या करता है, जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर लेता, तो उसके बाद है ना जर्मनी ने वर्साई के संधि का उल्लंघन करता है 35 में। तो उसके बाद जर्मनी ने क्या करता, सोवियत संघ पर आक्रमण करने का विचार दिमाग में आता है। सोवियत संघ पर आक्रमण किया जाए। इस सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए एक ऑपरेशन योजना चलाया था। वो योजना का नाम है ऑपरेशन योजना का नाम बारबोसा के तहत सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना बनाया था। फिर जर्मनी 23 अगस्त 1939 को दिन है, जर्मनी और रूस के बीच समझौता होता है, पोट्सडाम संधि के तहत, जिसमें रूस हार जाता है और रूजवेल्ट के समय था समझौता। इसमें जर्मनी ने क्या किया, रूस पर समझौता का उल्लंघन कर देता है। उल्लंघन लगा करके जर्मनी को फिर आक्रमण करता है 1941 में जून में जर्मनी पर आक्रमण कर लेता है। जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली प्रवेश किया था जर्मनी की ओर से। इटली आया था जर्मनी की ओर से, लेकिन प्रथम आयल था आपको 1915 में आयल था, और द्वितीय में 10 जून 1940 को आयल था जर्मनी की ओर से इटली। और अमेरिका शामिल हल था आपको द्वितीय विश्व युद्ध में। आपको भाषा में पूछेगा तो 26 अप्रैल 1917 को, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में 8 दिसंबर 1941 को, जिसमें जर्मनी ने रूस पर आक्रमण समझौता हुआ था 1940 में। उस समझौता को उल्लंघन का आरोप लगा कर 41 में हड़पता है रूस पर जर्मनी। उसी समय 8 दिसंबर को आता है 1940 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, आपको इंग्लैंड के पूछेगा प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल, जो आपको महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा था। और उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था डी रूजवेल्ट। यही रूजवेल्ट के तहत रूस जापान युद्ध हल था, पोट्सडाम संधि के साथ खत्म हल था। ये आपको 23 अगस्त से याद करना है। और प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का प्रधान वुडरो विल्सन था, दूसरा डी रूजवेल्ट था, जिससे डबल दूसरा। इंग्लैंड की शानदार नीति अलगाव नीति का विचारधारा कौन था, अलगाव नीति का विचारधारा सेली सेवरी था। कौन सा, सेली सेवरी था। वर्साई के संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। वर्साई के संधि को आरोपित संधि के वर्साई संधि के दिन में ही द्वितीय विश्व युद्ध छुपा था, इसलिए आरोपित संधि उसी आरोप के द्वारा हुआ दूसरा विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी का पराजय का श्रेय किसको जाता है, रूस को, क्योंकि जर्मनी रूस जापान रूस जापान युद्ध होता है 1945 में था। ये रूस जर्मनी हल था 1940 में। ये कहा आरोपित जर्मनी का पराजय रूस को जाता है। क्यों, जर्मनी ऐसे हरा देता है रूस को, ठीक ना, लेकिन जर्मनी का हारने का कारण बताता है रूस को। रूस के दिन है कि आक्रमण न करता रूस पर, न हारता जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त अमेरिका ने 1945 में जापान पर अणुबम से अणुबम गिरा था 6 अगस्त को। युद्ध मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था जापान। अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा अणुबम गिराया था। ये अणुबम का नाम था हिरोशिमा में लिटिल में छोटका, पहले लिटिल बॉय यूरेनियम 235 गिराया था, लिटिल बॉय यूरेनियम 235 याद करके बता देना है। फिर 9 अगस्त को नागासाकी पर गिरा था, पहले हिरोशिमा तो लिटिल, नागासाकी फैट में फैट हो गया नागा। 1993 इसमें प्लूटोनियम गिरा था, पहला यूरेनियम 35 और प्लूटोनियम 293 गिराया गया था। ये पहला एटम अणुबम था, आपकी एटम बम गिराया गया था, परमाणु बम को गिराया गया दूसरा युद्ध में। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना करना।